इस बार हटा दिया जाएगा क्या? इस बार वैसे ही आएगा। इसमें इस बार देगा 100 को पहले देता है, उसमें 50 को बनाना हम्म पड़ेगा। हम्म हम्म इसमें इसका 60 को देगा, उसमें 50 को बनाना है। अच्छा, अब 60 कर देगा नहीं इस साल? हम थोड़ा शायद ओल्ड किसी का वीडियो देखे थे, तो उसमें हमको पता चला कि जो 100 देता है, हाँ, उसमें 50 पहले बनाना 100 था, 50 बनाना था। वैसे वहाँ से हमको पता चला कि जैसे साइंस है आपका, तो विज्ञान है, ये विज्ञान है आपका, ये इसका 3 है। एक आपका फिजिक्स हो गया, फिजिक्स भौतिकी, और एक आपका केमिस्ट्री हो गया, रसायन शास्त्र, और उसके बाद आपका बायो हो गया, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, है ना। तो हमको पता चला कि इसमें से 27 नंबर, ठीक है, और इसमें से भी शायद 27 नंबर, और इसमें से 26 नंबर का सवाल आपका आता है। मतलब बायो में से 27, 27 और 26, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के। टोटल मिला के 27 नंबर का इसमें, 27 नंबर का इसमें, 26 नंबर का इसमें, ठीक है। अगर हम कोई एक सब्जेक्ट पे भी पकड़ बना ले तो 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल का आ जाएगा, तो 7 और 4 यानी कि 47 मार्क्स आपका आ सकता है। अगर एक भी सब्जेक्ट अगर हमारे कंट्रोल में है तो 47 नंबर आ सकता है। थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो 13 नंबर प्लस ले आएंगे, तो फिर 60 प्लस हो जाएगा, तो फिर फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है क्या? तुमको कल बोले थे कि तुम हंसा करो, तुम फिर आज सीरियस बैठा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो हम लोग कल भी हम तुमको बताए थे कि बायोलॉजी को तोड़ के, कि बायो मीन्स होता है लाइफ, है ना। लाइफ और लॉजी मतलब लोगोज। लोगोज एक ग्रीक का शब्द है। लोगोज एक ग्रीक का शब्द है। अब देखो इंग्लिश भाषा जो है, चूँकि हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, तुमको पता है इंग्लिश भाषा के पास अपना कोई शब्द नहीं है। इंग्लिश भाषा, इंग्लैंड पे भी बहुत सारे लोगों का आक्रमण हुआ पहले, तो जर्मन आक्रमण किया तो जर्मनी भाषा छोड़ के चला गया। फिर क्या बोलते हैं, इटली वाला शायद आया तो ग्रीक छोड़ के चला गया। तो इस सब से वहाँ का भाषा में जो है कुछ ग्रीक शब्द, कुछ जर्मन का शब्द, यही सब का शब्द है। 40% ग्रीक और जर्मन है, मतलब 80% उसका ग्रीक और जर्मन वगैरह से मिलके इंग्लिश का पूरा शब्द बना हुआ है, इसलिए उसका मीनिंग ग्रीक में निकाला जाता है। ग्रीक क्या है? ग्रीक एक भाषा है ग्रीस देश का। ग्रीस देश, अभी क्या नाम है उसका हमको याद नहीं है, लेकिन उस समय उसको ग्रीस बोलते थे। जहाँ इनका तुम लोग नाम सुने होंगे, सोक्रेट का, सुकरात, सुकरात का नाम सुने हो? सुकरात, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। अरस्तु को शायद फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। तो अरस्तु जो है, ये सुकरात का शिष्य था प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। ये आपस में गुरु शिष्य थे, तो ये सब ग्रीस का ही था। तो उस समय आज से 2000 साल पहले ग्रीक के लोग नॉलेज में थोड़ा सा एडवांस थे, ठीक है, एडवांस थे। इवन तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है हमारे देश का, इंडिया का, वो केंद्र माना जाता था शिक्षा का। लोग आते थे बाहर बाहर से पढ़ने के लिए, वो भी तो उसी समय का बात है। लेकिन शायद चूँकि हम लोग बायोलॉजी जो है ज़्यादातर हमारे यहाँ भी सुश्रुत वगैरह हुए, लेकिन बाद का जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उसका विकास पश्चिमी देशों में ज़्यादा हुआ, इसलिए पश्चिम का शब्द सब हमको बहुत ज़्यादा मिलता है सारे सब्जेक्ट में। और पश्चिम के लोगों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, ज़्यादा बताया जाता है अरस्तु के बारे में। सब हमारे लोगों का पता ही नहीं है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का एक लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी मतलब बुझते हैं ना, पुस्तकालय था, तो पुस्तकालय में आग लगा दिया, खिलजी था कोई था, उसमें किताब पूरा जल गया उस समय का, तो हम लोग का हिस्ट्री ही नष्ट हो गया। अब मान लो कि तुम्हारा ब्रेन ही ख़त्म कर दे, आज तक जो सीखी हो तुम, एगो सुइया मार दे तुम्हारा ब्रेन ख़त्म हो जाए, तो फिर क्या ही बचेगा, तुम्हारा तो ज़िंदगी ख़राब हो गया। तो हम लोग का ब्रेन ही जला दिया, जो हमारे पास लिखा था, पढ़ा था, सब ख़त्म कर दिया, तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। तो क्या ही हम लोग साबित करेंगे कि हाँ हम खोजे थे भाई, हमारा ही खोजा, कुछ पता ही नहीं, हम सब जला दिया, तो कुछ पता नहीं चला। तो ठीक है, तो लॉगोस मतलब होता है स्टडी, स्टडी मतलब होता है अध्ययन, ठीक है, अध्ययन होता है, अध्ययन मतलब पढ़ना।
तो लाइफ के बारे में पढ़ना मतलब बायोलॉजी, ठीक है। इसका जीव विज्ञान हिंदी में तो एकदम फिक्स है कि जीव विज्ञान, तो भाई जीव मतलब जीव जो जिंदा है वो जीव हो गया। और देखो उसके बाद बायोलॉजी का हम कल नहीं बताए थे, बायोलॉजी का दो गो भाग होता है, हाँ, एक जूलॉजी है और एक बोटनी है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं जंतु विज्ञान, हिंदी में सॉरी, इसको बोलते हैं हिंदी में जंतु विज्ञान, और बोटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो ये तुम्हारा जूलॉजी बोटनी है। इंग्लिश में बड़ा मस्त है इसको याद रखने का, पता है, इंग्लिश में जू, जू मतलब होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में कौन रहता है भाई, जानवर ही ना रहता है। तो ये स्वाभाविक हो गया कि जू है तो चिड़ियाघर में जानवर रहता है, तो मतलब ये जानवरों का स्टडी होगा जूलॉजी के अंदर, और बोटनी के अंदर पेड़ पौधे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी कुछ अलग नहीं है, बाद में जाके अलग हो जाता है, अभी तो सब मिक्सअप चलता है, ठीक। चलिए चैप्टर का नाम है, दोनों किताब रखना पड़ेगा हमको ताकि हिंदी इंग्लिश में दिक्कत नहीं हो। देखो चैप्टर का नाम है आपका जैव प्रक्रम, मतलब लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। हम कल बताए थे कि वो सारी क्रियाएं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उस सब को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम मान लो इसका परिभाषा लिखें इसका, तो हो जाएगा वैसी सारी क्रियाएं जो सजीव वस्तुओं के अनुरक्षण के लिए, कुछ वर्ड हम सीख के आए हैं, अनुरक्षण के लिए ज़रूरी हो, उसको हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है। अब जैव प्रक्रम का देखो जैव प्रक्रम वैसा क्रिया होता है जो हम सोए रहते हैं फिर भी चलता है। इसमें कौन कौन सा है, तो पहला तुम्हारा हो गया पोषण, ठीक है, पहला पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। दूसरा तुम्हारा हो गया श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन। उसके बाद तीसरा तुम्हारा हो गया परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। और उसके बाद चौथा तुम्हारा हो गया उत्सर्जन यानी कि EXCRETION, ठीक है। यही चार जो है पूरा लाइफ प्रोसेस है, यही चार चीज़ें जैव प्रक्रम के अंदर आती है, ठीक है। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। पोषण मतलब क्या होता है, खाना खाना और उसका यूज़ करना बॉडी में, मतलब उसका उपयोग हो जाना बॉडी में, वो पोषण के अंदर आता है। श्वसन मतलब सांस लेना और उस सांस का यूज़ होना। देखो बिना ऑक्सीजन के कुछ भी जलता नहीं है, और हमारा फूड जो है पेट में जलता है, इसलिए हमको ऑक्सीजन का ज़रूरी होता है। तो श्वसन। उसके बाद परिवहन, तो हम बोले ही थे कि भाई खाना खाते हैं पेट में और शक्ति चाहिए दिमाग में, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। और उत्सर्जन मतलब जो वेस्ट मटेरियल है, स्वाभाविक है कुछ भी क्रिया होगा तो कुछ ना कुछ वेस्ट होगा, तो उस वेस्ट को निकलने के लिए जो निकालने का पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। तो ये आपके पास ये पांचों जो है, चार, ये आपका लाइफ प्रोसेस है। इस सब को हम लोग, इस सब चीज़ को एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग कल चर्चा किए थे कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। सबसे पहले बायोलॉजी जो कि जीवन का साइंस है, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। क्या है सजीव, तुम बताओ। ओके, खाना खाता है। 3-4 गो गुण है, बताओ तुम।
सांस लेता है, ओके। जो सांस लेता है, जो खाना खाता है, हाँ, जो बढ़ता है। बढ़ता है, ओके। तुम लोग के लिए हम हिंदी संस्कृत के टीचर से बात कर लिए, वीक में एक दिन आएंगे। वो थोड़े बुजुर्ग हैं लेकिन पढ़ाएंगे अच्छा। हम पूछे क्या सर आप संस्कृत पढ़ा दीजिएगा, सर हो सकता है, तो बोले क्या, देखिए हम तो उर्दू भी पढ़ा देंगे, तो आप संस्कृत का ही बात करते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब था कि उर्दू भी हमको आता है, तो संस्कृत का क्या बात है। तो उनसे बात की, एक दिन आएंगे पूरा पढ़ाएंगे, पूरा 2 घंटा उन्हीं का रहेगा, पूरे 2 घंटे। उसमें व्याकरण, हिंदी व्याकरण, संस्कृत दोनों चीज़ खींचेंगे। 4 वीक होता है, 4 दिन आएंगे, हिंदी व्याकरण और संस्कृत का आपका जो भी दिक्कत है वो सब वो देखेंगे, शुरू से हम तक आपको पढ़ाएंगे। हम भी सब कहता है और हम भी टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमारा बच्चा 400 प्लस लेके आए, 450 प्लस। ये तो हम भी लेके चले, एटलीस्ट आशा रखें कम से कम 450 प्लस। हाँ तो ठीक है, खाना खाता ग्रोथ करता है, प्रजनन करता है, मतलब अपने जैसा जन्म देता है ना। अगर तुमको आंसर लिखने के लिए दे दिया जाए कि सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए, तो फिर कैसे लिखोगे एग्ज़ाम में? लिख पाओगे? लिख दोगे? आंसर राइटिंग भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको आता है लेकिन लिखने ही नहीं आता है कॉपी पर, तो वो दिक्कत की बात है। तो आंसर राइटिंग भी आना चाहिए। बैठ जाओ। चलो हम लोग पोषण देख लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हमारा क्या है? पोषण। हमारा पोषण है न्यूट्रिशन। देखो इसके साथ साथ एक और चीज़ होता है, वो है पोषक तत्व, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, हमारे शरीर को 5-6 न्यूट्रिएंट्स का ही ज़रूरत है मात्र। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो अंत में जाकर उसी 5-6 पोषक तत्व में बदल जाता है, ठीक है। उसी 5-6 उसमें आपका है, अब एक मिनट, प्रोटीन है, इंग्लिश में तो हम लिख देंगे प्रोटीन है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, हाँ अभी इसका हिंदी भी करेंगे। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन हो गया आपका, फैट हो गया और मिनरल्स हो गया। मिनरल्स में आपको पता ही है आयरन, कैल्शियम वगैरह वगैरह जो भी होता है वो सब हम लोग को चाहिए होता है। तो सबसे पहले प्रोटीन, तो ये 5 क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। क्या है? पोषक तत्व। ये 5 पोषक तत्व है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट को शायद वसा बोलते हैं और प्रोटीन को तो प्रोटीन ही बोलते हैं। क्या? पोषण ही बोलते हैं, हमको लगता है प्रोटीन ही रहने देते हैं। प्रोटीन, विटामिन ही रहता है, और फैट मोटापा नहीं, फैट से मोटा हो जाता है लोग, फैट खाने से मोटा हो जाता है। तो फैट का क्या ही हिंदी होगा, जो भी हमको लगता है फैट ही रहने देते हैं। और मिनरल्स तो खनिज होता ही है, ठीक है। चलिए, ये पोषक तत्व है, ठीक है। ये पोषक तत्व क्या होता है? हमारे भोजन को जब हम पचता है तो हमारा भोजन इन्हीं सब चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे हर एक भोजन में यही सब पाया जाता है, ठीक है। सब मात्रा में सब पाया जाता है। जैसे आपका दूध हो गया, दूध में सब चीज़ होता है, दूध को सर्वा आहार बोलते हैं, दूध को बोलते हैं सर्वा आहार। एक बार दूध पी लीजिएगा तो ऑलमोस्ट सब चीज़ उसमें चला जाता है, ठीक है। हमारा जो प्रोटीन है, अब इसका 1 मिनट काम देख लेते हैं। प्रोटीन का क्या काम है? हमारे बॉडी को बिल्ड करना, हमारे बॉडी को बिल्ड करना, मतलब हमारा जो बॉडी बनाना, हम लोग जो ग्रोथ करते हैं, हमारा जो मसल्स बनता है, वो प्रोटीन का काम है। तो प्रोटीन का काम होता है बॉडी बिल्डिंग, क्या, मांसपेशी को बढ़ाना, ताकत बोल लीजिए, ताकत इसको नहीं बोलेंगे, मांसपेशी को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट आपको क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये हमको एनर्जी देता है, ऊर्जा। इसको प्रोटीन को कह लो कि ताकत देने वाला फूड, ताकत देने वाला पोषक तत्व है, ठीक है, ताकत देने वाला पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट जो है, वसा जो है आपका, ये ऊर्जा देता है।
जैसे काम हम लोग करते हैं तो ऊर्जा, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सब में ऊर्जा का ज़रूरत होता है, तो वो ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है। आपका विटामिन क्या करता है? विटामिन का काम होता है बीमारियों से लड़ना। विटामिन का क्या काम होता है? बीमारी से लड़ना। बीमारी से लड़ना विटामिन का काम है। फैट भी ऊर्जा ही देती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में ज़्यादा ऊर्जा देती है, ठीक है। और मिनरल्स, मिनरल्स का क्या काम है? एक फाइबर भी होता है, एक फाइबर भी होता है। फाइबर, फाइबर को क्या बोलते हैं? रेशा तो बोलेंगे नहीं इसमें, कुछ और जो भी हो, एक फाइबर होता है। फाइबर का काम होता है जो भी फूड हमारे अनडाइजेस्टेड फूड है पेट के अंदर, जो पचा नहीं है, उसको निकालने का काम करता है फाइबर। और मिनरल भी समहाउ शरीर में थोड़ा मोड़ा मात्रा में ज़रूरी होता है, शरीर के डेवलपमेंट के लिए कह लो, ठीक है। तो विटामिन बीमारी से लड़ने वाला फूड है। विटामिन भी बहुत होता है, विटामिन ए बी सी डी ई के, विटामिन ए बी सी डी ई के, ठीक है। विटामिन बी कम्प्लेक्स 6-7 प्रकार का विटामिन होता है, ठीक है। तो अब मोटा मोटा देख लेते हैं प्रोटीन के लिए हमको क्या खाना चाहिए। प्रोटीन के लिए हमको खाना चाहिए पनीर। प्रोटीन के लिए क्या खाना चाहिए? पनीर हो गया, दूध हो गया, नहीं दही में कैल्शियम होता है, हाँ दूध, दूध दही में प्रोटीन नहीं होता है, ठीक। प्रोटीन के लिए पनीर हो गया, दूध हो गया। उसके बाद आप चना खाइए, चना में प्रोटीन होता है। फिर आप मांस, मांस खाइए। अंडा, अंडा प्रोटीन के लिए बहुत ज़रूरी है, अंडा खाते हैं। जो हम तो हम तो पहले खाते थे, अब 5 साल से हम पूरी तरीके से शाकाहारी बन चुके हैं। तबीयत खराब हुआ तो हम शाकाहारी बन गए। तो शाकाहारी बन गए तो हमको पता है जब हम चना उना खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, पनीर खा लेते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन मेरा हो जाता है। दाल, दाल 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 सबसे बेस्ट है। दाल, कोई भी दाल खाइए, प्रोटीन आपको मिलेगा ही। तो ये आपका प्रोटीन के लिए हो गया। ये सब बेसिक बातें हैं जो इस चैप्टर से पहले हमको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट, इसके लिए रोटी, चावल, ये सब कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा विटामिन के लिए आप फ्रूट्स खाइए, मतलब सॉरी फल खाइए, फल सब्जी। फल सब्जी में क्या होता है? विटामिन मिनरल्स होता है। फैट के लिए आपको घी चाहिए, घी हो गया, तेल हो गया, ये सब फैट का काम है। घी, तेल, फैट। तो जो मोटा होता है बोलते हैं फैटी हो गया, तेल घी कम खाओ नहीं तो और मोटा हो जाएगा। तो वही फैट बन जाता है हमारे शरीर में। जो मोटापा होता है पूरा चमड़ा, वो फैट ही उसको बोलते हैं, फैट जमा हो जाता है। देखो क्या होता है ना कि प्रोटीन ऐसा फूड है जो खाने के बाद हमारे शरीर में रहता नहीं है, जितना यूज़ का वो यूज़ हुआ, उसका टॉयलेट से बाहर चला जाता है। तो प्रोटीन रुकता नहीं है बॉडी में, यूज़ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो बाहर। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब रुकता है बॉडी में। तो रुकने के बाद क्या होता है कि वही मोटापा में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग के यहाँ पेट इसलिए निकल जाता है क्योंकि यहाँ पर फैट वुट जमा हो जाता है पूरा। अगर यही प्रोटीन से बॉडी बनता तो ये सब मसल्स बनता है, ना कि पेट निकल जाता। पेट निकलने का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। रोटी वोटी तो खाते हैं हम लोग, प्रोटीन हम लोग के फूड में है ही नहीं। मतलब प्रोटीन ज़्यादा हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग ज़्यादातर सिर्फ ऊर्जा वाला फूड खाते हैं, चावल रोटी। इसलिए हमारे यहाँ देखोगे तो काम आदमी बहुत करता है, थकेगा नहीं, लेकिन उसके शरीर मोटा नहीं रहता, एकदम पतला पतला शरीर रहेगा, मतलब बॉडी बनता ही नहीं है उसको। वो हम देखते हैं जितना भी आदमी है, लेबर और सब जो काम करते रहता है खेत में, बाप रे बाप, भर दिन तक चलाते रहता है कुदाल, पूरा काम करता है। उतना एनर्जी नहीं है किसी के पास। उतना एनर्जी आ जाएगा तो हम छप्पड़ फाड़ देंगे, लेकिन उतना एनर्जी आता नहीं है। वो लोग उतना एनर्जी से काम करता है, तो रोटी चावल उसको एनर्जी तो दे देता है, लेकिन बॉडी नहीं बिल्ड हो पाता क्योंकि प्रोटीन नहीं लेता है। वही उतना काम कर रहा है और प्रोटीन लेने लग जाए, अंडा उंडा खाने लग जाए, बढ़िया मात्रा में प्रोटीन ले, नाप तौल के, तो पता चलेगा 6 पैक निकाल के एकदम बड़का बॉडी बिल्डर बन गया उसको। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि प्रोटीन होता ही नहीं है खाने में। विटामिन हम लोग फल सब्जी खाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि सब्जी खाइए। फल थोड़ा महंगा है, सब्जी खाइए दबा के। सब्जी खाने से क्या होता है, विटामिन जाएगा तो आपका बीमारी से आप बचे रहेंगे। फिर फैट कम ही खाना चाहिए, घी वगैरह। मिनरल्स भी फल सब्जी के अंदर आ जाता है, तो फल सब्जी खाइए तो विटामिन मिल रहा है। फाइबर भी फल का छिलका उलका जो होता है, खीरा का, फाइबर का काम करता है। आपका जो गेहूं का जो चालने के बाद जो बच जाता है, क्या बोलते हैं उसको, चालने के बाद चोकर,
वो भी फाइबर होता है, मतलब वो आपके अनपचे फूड को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है, आपके आंतों से आपके ये सब का सफाई का काम करता है फाइबर। तो ये सब मिलाकर ये आपके थाली में इन सब में से कुछ ना कुछ फूड होना चाहिए, जितना फूड का नाम लिखे हैं इसमें से सब में कुछ ना कुछ हैंडसम मात्रा में, मतलब ठीक ठाक मात्रा में होना चाहिए। उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, हाँ, संतुलित आहार। संतुलित आहार। हाँ, संतुलित आहार हम लोग को लेना चाहिए, ठीक है बउआ, संतुलित आहार। अगर इसको तुम लोग नोट डाउन करोगे तो कर लो, उसके बाद हम लोग आगे का काम देखते हैं। तुम नोट करोगे तो कर लो, तुम्हारे लिए है, उसके पास तो शायद नोट है। कल सही बोले थे, पेरिस्टालसिस, वो जो कर्मा कुंचन बोले थे ना, वो पेरिस्टालसिस ही होता है। अच्छा, इसमें इसके बाद प्रकाश संश्लेषण दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है क्या? हाँ, इसमें भी दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा। ओके, तुम्हारे बुक में इस बढ़िया डेफिनेशन दिया हुआ है, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। एक चीज़ और दिया हुआ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मतलब उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं मतलब क्या, पता है क्या होता है? नहीं नहीं, ये जो है ना, नहीं, उपापचयी क्रिया जो होता है वो होता है खाना जब भी हम खाते हैं तो वो टूट कर इस सिंपलर, एकदम सिंपलर का क्या होता है हिंदी, जैसे देखो हम कुछ भी खाते हैं तो वो कम्प्लेक्स होता है, जैसे फूडी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उसके बाद अंदर में जाके वो उसका ब्रेक होता है, टूटता है खाना, और टूट के एकदम आसान सिंपल, उसको क्या कह लो, सिंपलर सब्सटेंस में कहते हैं, वो बदल जाता है। तो उसको हम लोग, वही खाना का जो टूटना और जुड़ना होता है उसको हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, ठीक है। हम लोग जो खाना खाते हैं ना, तो खाना कभी अंदर में जाके खाना टूट जाता है, फिर कहीं पे जाके वही सब जुड़ जाता है। एक तो अणु होता है,
और एक परमाणु होता है। परमाणु का क्या होता है परिभाषा? जो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बना होता है उसे कहलाता है। परमाणु कहते हैं। अणु और परमाणु में अंतर क्या है? परमाणु अणु एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। हाँ, परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बने क्यों? एक प्रकार के तत्व से भी तो मिलके परमाणु बन सकते हैं। जैसे मान लो O2 लिखा हुआ है, तो O2 क्या है? O2, होते हैं। ऑक्सीजन हाँ, तो वो ऑक्सीजन है ना। तो अब मान लो O3 लिख देते हैं यहाँ पर, O3 लिख दिए, तो ये क्या है? ये ऑक्सीजन का तीन अणु, तीन अणु है ना। तो ऑक्सीजन का तीन अणु है एक साथ, तो इसका समूह है, तो इस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु। ठीक है। अणु के अणु के भेष में जो है वो तुम्हारा ये पाया नहीं जाता है। कोई भी तत्व जो है अणु के भेष में नहीं होता है, वो हमेशा परमाणु के रूप में होता है। ठीक है। लेकिन जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अणु भाग लेता है, परमाणु नहीं भाग लेता है। ठीक है। परमाणु मतलब दो या दो से अधिक अणुओं का समूह, चाहे वो अलग अलग तत्व के हों या एक ही तत्व के हों, वही परमाणु होता है। परमाणु तुम सही बोलियो, दो या दो से अधिक तत्वों के एक ही अलग अलग तत्वों के समूह को तुम बोली कि परमाणु बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरह का रहे फिर भी परमाणु होगा। तब वो सूक्ष्म कण जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते। हाँ, वो नंगी आंखें से नहीं देख सकते, वो तो अणु है ही ना। परमाणु को भी नहीं देख सकते हैं, परमाणु को भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मोबाइल भी तो नहीं है, वहाँ है, नहीं तो सर्च करते हैं। एटम का हिंदी अणु न होता है। एटम मतलब अणु ही होता है। हाँ, नहीं, तो मॉलिक्यूल मतलब अणु होता है। अच्छा, मौलिक, एटम मतलब परमाणु होता है। तब तो हम पूरे उल्टा बात कर रहे हैं यहाँ पर। बाप रे बाप, ये तो महाजुल्म हो जाता है। एटम मतलब परमाणु। हाँ, ये तब ये सबसे सूक्ष्म कण है, ये सबसे सूक्ष्म कण है जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये परमाणु है। और आपका मॉलिक्यूल जो है, आपका जो अणु है, ये दो या दो से अधिक अणुओं के समूह को बोलते हैं, चाहे वो एक ही तत्व से मिलके बने हो या अलग अलग तत्व से मिलके बने हो। ठीक है। ये आपका होता है। क्या दिया भाई बुक? हाँ, same thing। हाँ, तो ये, जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। हाँ, ये स्वतंत्र अवस्था में अणु रहता है। परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता है। ठीक है। परमाणु स्वतंत्र नहीं रहता है, रासायनिक अभिक्रिया में यही भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र ये रहता है। ठीक है। हाँ, अणु रहता है हमेशा। तो अभी देखो, ये हो गया हम लोग का एक अणु परमाणु पे चर्चा हो गया। अणु परमाणु तुमको समझ में आया? कुछ क्या बोल के चले गए? नहीं समझ में आया? केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो सब समझ में आएगा। तब तक क्या करना है, 20 को तत्व का याद कर लेना। 1 to 20 तत्व जो होता है ना, 20 तक याद है ना, उसको याद रखना होता है। ये लोग कहते हैं, लेकिन हमारा मानना क्या है ना कि आपको याद करने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। आवर्त सारणी मतलब पीरियडिक टेबल यहीं बनाने आना चाहिए, अपने बैठ के दिमाग से बना। तो तरीका होता है, पूरा आवर्त सारणी बनाया जा सकता है बैठ के 10 मिनट में। 10 मिनट में याद हो जाता है सब। 10 मिनट में पूरा आवर्त सारणी बनाया जा सकता है। द्रव्यमान संख्या ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो करके निकाला जा सकता है। कुछ कुछ आपका उसका वैलेंसी निकल जाता है। क्या? 2n² तो SPDF करके वो ऐसे ऐसे करके एरो करके जाता है, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूरा समूह बनाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। 2s 1s 2s 3p 3d उसका सबका अलग अलग बनता है, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। वो भी देखेंगे हम लोग केमिस्ट्री में थोड़ा सा। अब तो है नहीं सिलेबस में, CBSE बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बिहार बोर्ड के सिलेबस में हो पता नहीं, लेकिन CBSE बोर्ड। अच्छा, वो हम लोग के CBSE बोर्ड के सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नहीं। अब पहले था, हम लोग के समय में था, लेकिन अब नहीं है। बिहार बोर्ड में होगा, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे उसको भी। तो ये आपका हम लोग ये सब हो गया बुआ, तुम लिख लिया। अब हम इसको मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद हम लोग पोषण से शुरू करेंगे। पोषण का परिभाषा लिखते हुए
पोषक तत्व हम बता दिए, ठीक है। पोषक तत्व पता चल गया। पोषक तत्व क्या होता है, देखो खाना खाते हैं हम लोग, खाना हम खाए चबाए, यहाँ से ही खाना का टूटना शुरू हो जाता है और पेट में गया, फिर छोटे छोटे जो उसका कण में टूटना शुरू होता है, फिर पेट में गया, फिर ये उसमें आपका रस वगैरह मिलता है, उसके बाद पेट में जाकर बोले कि ऐसे मंथन होता है उसका पूरा, हाँ अम्ल रहता है। उसके बाद उसके छोटी आंत में जाता है पूरा मंथन, उसको जैसे हम लोग दही को मथते हैं ना, तो मथता है वो, ऐसे 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 करता है, पूरा आंत ऐसे चलते रहता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उससे फूड क्या होता है पूरा, एक तरह से वही समझ लीजिए कि जैसे हम लोग दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, तो वही खाना को मथा जाता है छोटी आंत में, और मथने के बाद जो उसका वही न्यूट्रिएंट्स निकलता है उसमें से। और न्यूट्रिएंट्स ठीक ये छोटी आंत है, इसके इस साइड ब्लड का नदी कह लीजिए, ब्लड का नली रहता है, और इसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल के ब्लड में मिल जाता है, और वो जो बीच का रहता है वो छन्नी का काम करता है, जो पोषक तत्व है वही अंदर जाता है ब्लड में, बाद बाकी चीज़ नहीं जाता है, बाद बाकी इधर रह जाता है और पोषक तत्व ब्लड में जाता है, और उसके बाद सब जगह लेके ब्लड में वही जाता है। ब्लड ही आपका ऑक्सीजन लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लाता है श्वसन क्रिया, श्वसन में। तो ब्लड हमारा गाड़ी घोड़ा है बॉडी का, इधर से उधर दौड़ना, सब चीज़ करना उसका काम। चलिए, अब पोषण का सबसे बढ़िया डिफिनेशन आपका किताब दिया हुआ है, वह विधि, वह जिससे जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। तो पोषण हम पहले लिख दिए, तो इधर हम पोषण नहीं लिखे, ठीक है, ये भी तुमको लिख लेना है। तो ये तुम्हारा पोषण हो गया। अब पोषण कल भी बताए थे, पोषण किस में, उनका में पूरा ना होगा क्या? चलो अब ठीक है, ग्रहण में भी वही वही वाला ना होगा ये, ठीक है। चलो देखो, ये हो गया अब तुम्हारा पोषण। सबसे पहला पोषण है, पोषण का क्या है परिभाषा, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। मतलब पोषण के अंदर खाने से लेकर और पूरा उसका प्रोसेस तक सब कुछ आ जाता है। तो कैसे फूड प्रोसेस होके पोषक तत्व बन के हमारे खून में मिल जाता है, और कैसे ये पूरा पोषण के अंदर आ जाता है, तो हम सब चीज़ देखेंगे। वो सारे ग्रंथि देखेंगे, ग्रंथि है ना, ऑर्गन को बोलते हैं, वो सारा ग्रंथि देखेंगे जो पोषण में सहायक है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ें। क्या ऑर्गन को क्या बोलते हो तुम लोग? जैसे लीवर यकृत हो गया, तो क्या है वो, हम लोग उसको एक ऑर्गन बोलते हैं, बॉडी का एक पार्ट है, तो उसको तुम लोग क्या बोलते हैं? अरे अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखो, ऑर्गन मतलब क्या होता है कि बॉडी का पार्ट, जैसे लीवर किडनी वगैरह ये सब हमारा ऑर्गन है। ऑर्गन हम तो सुने शायद ग्रंथि बोलते हैं उसको, पता नहीं, जो भी हो कल देख के आएंगे क्या बोलते हैं। देखो, पोषण दो तरह का होता है बच्चों, एक ऑटोट्रॉपिक, एक हेटेरोट्रॉपिक। स्वपोषण, परपोषण, ठीक है। स्व से ही आ जाता है, यहाँ भी ऑटो का मतलब होता है खुद, मतलब स्वपोषण मतलब कल लिखाए थे हम, पोषण की, हाँ पोषण की वह विधि जिसमें जीव हाँ अपना भोजन, बिल्कुल, स्वयं, स्वयं क्या होता है, ऐसे ही होता है, स्वयं इस पे ऊपर, स्वयं बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया स्वपोषण। उसके बाद आपका परपोषण में
इस तरह इस पोषण के अंतर्गत आने वाले जीव स्वपोषी जीवों पर आधारित रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में हो जाता है स्वपोषण में आपका अगर उदाहरण दे दें तो हरे पौधे और कुछ इसमें कुछ एल्गी भी होते हैं। एल्गी को क्या बोलते हैं? कवक। जो भी बोले, कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ये लिखो और उसके बाद स्वपोषी और परपोषी भी लिखा देते हैं। इसके बाद स्वपोषी और परपोषी क्या होता है? बउआ थोड़ा कुछ परेशानी पूछो। परेशानी पूछने में लाओ। चैप्टर तुम्हारा देखें। ऐसे पढ़ाई नहीं होता है कि आए बैठ गए डेटा मैनेजमेंट और छोड़ो। ये सब बना ली। पूर्णांक का समझ हुआ तुमको? कौन क्लास? 7। पूर्णांक का समझ है? बाप रे बाप, ऐसा हिंदी लिख दिया है जो ओके, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। देखो बउआ, एगो होता है प्रकृत संख्या। ठीक है, एगो होता है प्रकृत संख्या के बाद जीरो ऐड कर देने के बाद कौन संख्या होता है जी? पूर्ण संख्या। प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। तीसरा नंबर पर पूर्णांक आता है। देखो तुमको ये भी बीच में थोड़ा थोड़ा हम समझा ही देते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, तुम लोग थोड़ा कॉपी पर बता देते हैं। लाओ देखो, जब कोई बच्चा गिनती करने का स्टार्ट करता है तो उसको 1 2 3 4 ऐसे गिनती करवाते हैं। तो इसको हम लोग जब 1 से शुरू करते हैं गिनना और उधर तक जितना चाहो चले जाओ गिनते हुए, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, उसके बाद इसी में अगर जीरो लगाकर हम लोग गिने तो ये हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, ये हो गया पूर्ण संख्या। और इसमें अगर हम -1 -2 -3 -4, ठीक है, 0 1 2 3 4, अगर इस तरह से बच्चों करें, इस तरह से कर लें तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक के अंदर माइनस भी आ जाता है और प्लस भी आ जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको बात? अब आपको बोल रहा है कि भाई साहब ये बताइए कि -5 और 5 प्रश्नावली 1.1 है। ठीक है, 1.1। इसमें बोला है -5 और 5 के बीच में जितना भी पूर्णांक संख्या है ज्ञात करिए। ज्ञात होगा तुमसे? -5 से 5 के बीच में होगा? संख्या रेखा बनाने आता है? देखो ये हो गया, इसको नंबर लाइन बोलते हैं। तुम तो पता ही होगा, इंग्लिश मीडियम में कुछ दिन पढ़े ही हो तो। देखो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 -3 -4 -5
इधर 1 2 3 4 5 इधर बढ़ते चला जाएगा, इधर बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। हमको बोल रहा है कि -5 और 5 के बीच में कितना संख्या है ज्ञात करने के लिए। तो -5 यहाँ है, अब 5 यहाँ है, ये दोनों के बीच में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 गिन के लिख दिए, आंसर से मिला लेंगे। आंसर से मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो सर के पास आएंगे। तो इसे बनाइए। तो पहला सवाल आप शुरू से बनाइए। ये पूर्णांक समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या होता है। धनात्मक होता है प्लस वाला, ठीक है, 1 2 3 4, और ऋणात्मक होता है -1 -2 -3 -4। ऋणात्मक से समझ गई, धनात्मक समझ गए। अब गलत दिक्कत नहीं होगा। धनात्मक किसको बोलते हैं, ऋणात्मक किसको बोलते हैं। अब तुम एक्सरसाइज बना लो, इतने बात कहना था। अब तुम एक्सरसाइज बनाओ। यहाँ पर हम लोग इधर का कार्यक्रम समाप्त करते। लिख लिए, बढ़िया से लिखना, ये सब रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। काम आएगा जब एग्ज़ाम का समय आएगा, कुछ भी आएगा काम आएगा, ठीक। एक तो अपने हिसाब से लिखना चाहिए, जैसे वो लिखी है, अच्छा है। अपने से नहीं भी लिखते हैं तो जो सर लिखाते हैं वो लिख लीजिए। एगो आदमी था, खुद कहीं नहीं पढ़ता था, लेकिन कोचिंग स्कूल कभी नहीं छोड़ता, टॉप कर गया। मतलब सब दिन आप कोचिंग स्कूल जाइएगा ना, तो वहाँ उतना पढ़ाई हो जाता है कि आप टॉप कर जाइएगा, अगर आप ध्यान से उसी बातों को रिवाइज कर लें। सबसे अच्छा बात क्या होता है, देखो हम जो भी पढ़ते हैं ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि पढ़ाई करने के बाद जब आप रात में सोने जाते हैं तो भर दिन जो भी पढ़े उसको रिवाइज किया करिए। भर दिन जो पढ़े ना दिमाग में आना चाहिए, तो वो लॉन्ग मेमोरी बनता है, मतलब लंबा आपका मेमोरी बनेगा। जब रात में सोने के टाइम उसको रिवाइज करिएगा ना। वैसे भी एक याद करने का प्राचीन टेक्निक है, तरीका है याद करने का। सोने से पहले 10 बार पढ़िए और ठीक सोने के उठने के बाद 10 बार पढ़िए। किसी चीज़ को याद करना है ना तो 10 बार सोने से पहले पढ़ो उसको, और जस्ट उठो और 10 बार उसको पढ़ो। मतलब सोने के बाद उसको पढ़ने के बाद वही दिमाग में चलना चाहिए, और फिर उठे बस 10 बार पढ़ लेना, तो याद हो जाएगा तुमको बात। ऐसा हम करके देखें, बहुत बेनिफिशियल तरीका है। कुछ भी जो चीज़ नहीं याद हो रहा है, डिफ़िकल्ट है, उसको ऐसा करके देखें, याद हो जाता है। उसके बाद जैसे भर दिन जो भी पढ़े, तो जब सोने जाइए तो अपने आप को समय के अनुसार कि आज सुबह उठे तो ये पढ़े, पहला पीरियड ये पढ़े, दूसरा पीरियड ये सीखे, तीसरा पीरियड ये सीखे, चौथा पीरियड में ये सीखे, कोचिंग गए तो सर आज ही बात बताए। पर अगर यही चिंतन करते करते आप सोइएगा ना तो लंबा मेमोरी बनता है, ठीक है। एक रिसर्च है साइंस का कि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, अभी पढ़े तो 24 घंटा बाद उसको भूल जाएंगे, मतलब भूलना शुरू कर देंगे। 24 घंटा के अंदर 20% 30% भूल जाते हैं, और 24 घंटा के बाद अगर नहीं उसको पढ़े तब तो पूरे भूल जाएंगे। तो एक बार 24 घंटा के बाद रिवाइज होना ही चाहिए कोई चीज़। तो कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप किसी भी चीज़ को 24 घंटा में 3 दिन बाद और 1 वीक बाद और 3 महीना बाद पढ़ लेते हैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। जो चीज़ आपके रिपीटेशन में आ जाता है, मतलब 24 घंटा के बाद रिपीट हो गया, फिर 3 दिन बाद और रिपीट हो गया, फिर 1 सप्ताह बाद और फिर 3 महीने बाद, अगर ऐसा रिपीटेशन आपका हो गया तो फिर वो एकदम लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी के अंदर घुस जाता है, फिर आप कभी नहीं भूलिएगा। लेकिन ये है बड़ा डिफ़िकल्ट, ये चीज़ कर पाना हर एक चीज़ को 24 घंटा के बाद, फिर 3 दिन के बाद, फिर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन चूँकि एक चीज़ और है कि आप अगर पीछे से समझ के चीज़ों को पढ़िएगा ना, पीछे से मतलब शुरू से एकदम, अगर हम जीव से पढ़ रहे हैं तो एकदम सेल से, कोशिका से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कोशिका से जुड़ के क्या बना, जैसे ABCD पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं तो ABCD से स्टार्ट करते हैं। आपका क्या बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तो वर्ण से स्टार्ट करते हैं, हर सी दीर्घी। तो इसी प्रकार से पूरा देखो, वर्ण तो पूरा 52 ही है, वर्ण 52 ही है ना। हिंदी के वर्णमाला में 52 वर्ण है और इंग्लिश में 26 लेटर्स है, और उसी से इतना किताब बन गया, अरबों खरबों किताब है, और सब में अलग अलग शब्द है। कैसे शब्द बन जाता है, कभी ए को आगे रख दिए, कभी बी के पीछे रख दिए, कभी सी को आगे रख दिए, कभी डी, मतलब अलग अलग बैठाते रहते हैं उसको, ऊपर नीचे इधर उधर करते रहते हैं, ऐसा अलग अलग शब्द बनते हैं। उसी तरीके से हमारे पास मात्र 118 ही परमाणु है, 118 अलग अलग तरह का परमाणु है हमारे पास। 118 तत्व हैं, 118 तत्व है आवर्त सारणी में, तो 118 अलग तरह का हमारे पास क्या है, परमाणु है। और उसी परमाणु को अलग अलग क्रम में बिठाने से इतना पूरा दुनिया का निर्माण हो गया। पहले के लोग समझते थे कि पंच तत्व से ही पूरा समाज बना हुआ है, सॉरी पूरा धरती जो है पंच तत्व से बना हुआ है। धरती जल, क्षिति जल, पावक गगन समीरा,
क्षिति जल पावक गगन समीरा, मतलब धरती, जल, आग, वायु और धरती तो बोली थी ना, वायु और आसमान, मतलब इसी पंच तत्व से पूरा सब चीज़ बना हुआ है। और सबको एक दिन पंच तत्व में विलीन भी हो जाना है। जैसे हम लोग टपक जाएंगे तो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे जो हमारे यहाँ टपक जाते हैं वो पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। आखिरकार हम लोग टेम्प्रोरी हैं यहाँ पर, कोई परमानेंट तो है नहीं। वी आर ओनली स्ट्रेंजर्स। हम लोग सिर्फ अपना मकान यहाँ पे किसी का नहीं है, सब किराए के मकान में, ठीक है। लेकिन जब समाज में जाइएगा तो देखिएगा लड़ाई झगड़ा ऐसे करता है जैसे सब दिन यहीं बैठे रहना। आदमी लोग ऐसा लड़ाई झगड़ा करता है, प्रेम नहीं है समाज में, जैसे कि परमानेंट टिकट लेके आया। बेवकूफ़ है सब, क्या कर सकते हैं हम लोग। आप लोग पढ़िएगा तो समझिएगा कि हम लोग सब का यहाँ पर किराए का मकान है, किसी का अपना मकान नहीं है। 100 वर्ष किराए पे रहना है, बहुत रहेंगे तो, नहीं तो 60, 65, 55 इस सब में किराया भी नहीं देना है, निकल लेना है, ठीक है। तो ये पूरा व्यवस्था है भगवान का। चलिए, ये हो गया आपको पोषण में हम लोग ऑटोट्रॉपिक देख लिए, हेटेरोट्रॉपिक देख लिए, ठीक है। इससे पहले एक चैप्टर होता है कोशिका। ये पता है कोशिका? कोशिका क्या होता है? कोशिका क्या होता है? कोशिका कोशिका मृत होती है। मृत और जीवित कोशिका तो होती है। कोशिका जो होता है ना, जैसे देखो अणु है, सॉरी परमाणु है, तो परमाणु सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है किसी भी मटेरियल का। वैसे ही सजीव वस्तुओं का सबसे छोटी इकाई जो होता है वो कोशिका होती है, ठीक है। और बहुत सारे कोशिका को मिलके, बहुत सारे कोशिकाओं को मिला उत्तक टिश्यू, टिश्यू उत्तक, हाँ, बहुत सारे कोशिका मिलके उत्तक बनते हैं। बहुत सारे उत्तक मिलके क्या बनते हैं? अंग। हाँ, यही हम पूछ रहे थे, जिसको हम ग्रंथि बोल रहे थे, अंग। अंग, हाँ। तो अंग, बहुत सारे कोशिका मिलके क्या बना, सॉरी उत्तक मिलके क्या बनाते हैं? अंग। और बहुत सारे अंग मिला के अंग सिस्टम। उसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग तंत्र। वाह, अंग तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे पूरा भोजन वाला जो प्रक्रिया है वो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र है, ठीक। श्वसन तंत्र हो गया, तो इसे पूरा अलग अलग अंग से मिलके बना हुआ है। तो सब अंग जो है एक तरह का काम करता है, इसलिए उसको एक तंत्र के अंदर हम लोग रख दिए। तो ये छोटा सा सेल हो गया, कोशिका का चैप्टर हो गया। अब देखो जो, ठीक, जिन जीवों के द्वारा स्वपोषण, अरे ऐसे नहीं लिखते हैं, जो जीव स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण हो गया आपको पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ठीक है। उसके बाद जो जीव परपोषण विधि के अनुसार अपना पोषण करते हैं, उन्हें हम परपोषी जीव कहते हैं, ठीक है। क्या दोबारा नहीं रिपीट किए हैं? वो स्वपोषण और परपोषण था, और ये स्वपोषी और परपोषी है। आए, हाँ सेम ही है ना। तो वैसे जीव जो
स्वपोषण को फॉलो करते हैं, स्वपोषण के तहत अपना पोषण करते हैं, उसको हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। वैसे जीव जो परपोषण के अनुसार अपना पोषण करते हैं, यानी कि दूसरे पे निर्भर हैं, तो उसको हम लोग परपोषी बोलते हैं। इसलिए बता दिए स्वपोषी परपोषी की, कहीं आ जाएगा लिखा हुआ था, कहिएगा ये स्वपोषी कहाँ से आ गया भाई, हम तो स्वपोषण पढ़ के आए थे। तो पता होना चाहिए ना कि स्वपोषण और स्वपोषी एक ही बात है ऑलमोस्ट। और परपोषण पर लिखो तुम फटाक से। देखो जंतु दो तरह का होता है, पता है? जंतु एक सूक्ष्म जीव और एक सूक्ष्म का उल्टा, एक होता है कि जिसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हाँ उसको सूक्ष्म जीव बोलते हैं। आज जिसको आंखों से देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। हिंदी में हमको नहीं पता। एक तो सूक्ष्म जीव ही हुआ, माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। तो सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो सूक्ष्म जीव दो तरह का हो गया, एक बड़ा जिसको आंखों से देख सकते हैं, एक आंखों से नहीं देख सकते। दोनों का पोषण भी अलग अलग होता है। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिका जीव होते हैं। मृत पदार्थों से भोजन करें या जिंदा पदार्थों से, लेकिन एक कोशिका के ही होते हैं वो लोग, ठीक है। देखो जितने भी जंतु हैं उनको दो भाग में बांटा गया है। एक तो उनके आकार के आधार पर, आकार मतलब जो बड़ा है उसको क्या बोलते हैं नहीं पता, लेकिन जो आकार में सबसे छोटा है उसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव, उसको सूक्ष्म जीव बोलते हैं ना। तो सूक्ष्म जीव में तुम्हारा एग्जाम्पल में आ गया तुम्हारा बैक्टीरिया, एल्गे, ये अमीबा जो है, पैरामीशियम, ये सब क्या है? सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म जीव में क्योंकि एक ही सेल होता है तो उसका पोषण उषण सब एक ही सेल में हो जाता है, सारा ये टोटल जैव परिक्रम एक ही सेल में हो जाता है। लेकिन हम लोग मानव संरचना चूँकि थोड़ा बड़ा संरचना है तो ये सब के लिए अलग अलग डिज़ाइन है, अलग अलग तंत्रे बनाया हुआ है, अलग अलग प्रक्रिया को करने के लिए। श्वसन के लिए अलग तंत्र, पाचन के लिए अलग तंत्र, है ना, अलग अलग तंत्र बनाया हुआ है। तो जीव भी दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो ये हो गया कि आकार के आधार पर, एक कितने कोशिका से बने हुए हैं इस पर भी जीव तय हुआ है। एक कोशिकीय, एगो बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में हम आदमी ये सब आता है, एक कोशिकीय में आपका सूक्ष्म जीव सब आ जा गया, वो अमीबा आ गया, एक ही सेल होता है, ठीक। तो ये बात भी जानना जरूरी है। ओके चलिए, ये हो गया आपका स्वपोषी परपोषी। अमीबा भोजन करता है, उसका सूडोपोडिया होता है वो उसमें। अमीबा जैसे मान लो ये अमीबा है, ठीक है, ये इसका भोजन है, इसको सूडोपोडिया बोलते हैं। ये जाता है यहाँ, भोजन है नहीं, जाएगा, ये इसको थोड़ा थोड़ा कटता है, दूसरा पार्ट में क्या कर लेता है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसको अंदर लिया थोड़ा सा, और फिर तीसरे पार्ट में क्या कर लेगा, ये पूरे घेर लेगा, भोजन आ गया अंदर, बात कर 3-4 पार्ट में भोजन कर लेते। हिंदी में क्या कहते हैं हमको नहीं पता है। हिंदी में अभी नहीं पता है, जब पढ़ाएंगे तो पता चल जाए। जो भी बोले, केंद्रक हमको लगता है न्यूक्लियस को बोलते होंगे। न्यूक्लियस को, कोशिका का जो सबसे बीच का पार्ट होता है कोशिका, उसको केंद्रक बोलते हैं, और उसको न्यूक्लियस को केंद्रक बोलते होंगे, ठीक है। हाँ पचाता है, और हम देख लेंगे जब आएंगे उस समय, तो हिंदी इंग्लिश सब निकाल लेंगे। चलो
देखो बायोलॉजी में कुछ नहीं होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ होती नहीं। बायोलॉजी में आपको क्या है कि पढ़ना, सीखना, याद रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। जैसे फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स दे देता है, तो उसमें बनाना पड़ता है। मैथ में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ दिमाग इस्तेमाल करना होता है। बायोलॉजी में भी दिमाग इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं दिमाग इस्तेमाल, लेकिन अभी दिमाग आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। जब कुछ बड़े लेवल पे जाइएगा, दवाई ववाई बनाइएगा, डॉक्टर बन जाइएगा, इलाज उलाज करिएगा, तब सोचना पड़ेगा अरे भाई पेशेंट आ गया, इसको ये दवाई दें, कि दवाई दे, दोनों मिला कर दें, क्या करें, ये उस समय आपके दिमाग में आएगा। तो वो जब आप डॉक्टर वॉक्टर बन जाइएगा तब होगा, अभी उतना सिर्फ याद कर लेना है। चलिए देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषण जो है हरा पौधा करता है। पौधा का हम लोग थोड़ा संरचना देख लेते हैं। ये आपका पेड़ का, ठीक है, ये आपका पेड़ हो गया, ये आपका जड़ है, ठीक है, ये आपका तना है, और ये आपका पत्ता है। थोड़ा बढ़िया पत्ता बना देते हैं। ये आपका पत्ता, ये पत्ता है, ये इसमें फल है, और ये इसमें फूल है, ये इसमें फूल है, ठीक है, फूल है, ये फल है, ये पत्ता हो गया, ये तना हो गया, ठीक है, इतना बात है। ये जड़ हो गया। अभी जड़ क्या होता है, धरती के अंदर होता है, ठीक है, ये ऊपर होता है, बाद बाकी चीज़ इसका धरती के ऊपर होता है, धरती के नीचे है। अभी नीचे से जो है मिट्टी से अपना मिनरल्स, वाटर, पानी खींचता है, और खींच के ऊपर ले जाता है पत्ता में, ठीक है। पत्ता क्या होता है, हरा भरा होता है, हरा कलर, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। वह क्लोरोफिल क्या करता है, आपका सनलाइट जो होता है, सूर्य की रोशनी, उसको कैच कर लेता है, मतलब अवशोषित करता है। इसी पत्ता में छोटा छोटा छेद होता है, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। आपके बुक में भी स्टोमाटा ही लिखा हुआ है, स्टोमाटा बोलते हैं। ये क्या करता है, वायुमंडल से CO2 ले लेता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और सूर्य की रोशनी आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, नीचे से पानी आ गया, मिनरल आ गया, यहाँ पर इसका भोजन बनता है, फिर पूरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा भोजन बनने की प्रक्रिया। सारा पत्ते बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, सब किचन है, सारे पत्ते किचन है, सारे पत्ते बनाएंगे। अब देखिए इस चीज़ में क्या होता है कि इसको थोड़ा हम इक्वेशन के फॉर्म में, समीकरण के फॉर्म में लिख देते हैं। समीकरण, क्या पता हमको सब में लगता है यही ना होता है। देखो क्या क्या लेते हैं बच्चों, हम CO2, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O, O2 नहीं लेंगे अभी, ऑक्सीजन तो छोड़ेगा ना। CO2 लिए, H2O लिए, H2O माने पानी, जल। उसके बाद यहाँ पर उपस्थिति किसकी है, तो उपस्थिति है लाइट की। लाइट माने प्रकाश जी, प्रकाश, और यहाँ पर क्लोरोफिल भी, ठीक है, क्लोरोफिल भी रहता है। यानी कि ये सब इस अभिक्रिया को अंजाम देने में सहायक है। कैटलिस्ट हम लोग बोलते हैं, जो भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को करवाने का जो काम करता है, उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। अब हिंदी में क्या बोलती होगी तुम लोग नहीं पता, सहायक। जो जैसे मान लो कि ऑक्सीजन को जैसे ई हो गया, ठीक है, ईउड है, इसको जलाने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाना पड़ता है। इसके लिए हम हीट देते हैं। हीट कैसे देते हैं, कोई जला के हीट देते हैं, तो ये तो बहुत इसका देर लगेगा, लेकिन मान लो बारूद है, उसको हमको थोड़ा सा हीट देना है तो जल उठता है। मतलब जलने का सिंपल सा तरीका है, जलना क्या है, जलना है ऑक्सीजन से मिलना। जलना मतलब ऑक्सीजन से मिलना। हाँ, तो ऑक्सीजन से मिलाने के लिए हम थोड़ा सा हीट दिए, मिल गया। तो जो हीट दिए, बिना हीट देते तो नहीं होता। तो हीट जो है, ये आग में घी का जो काम किया है, इसको कैटालिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में सहायक बोल लो अभी के लिए, जो रासायनिक अभिक्रिया के सहायक हो, सहायता देने का काम करे। में भी अभिकारक बोलते होंगे शायद, अभिकारक बोल सकते हैं शायद। चलो, CO2 प्लस H2O है, CO2 प्लस H2O। इधर क्या बन रहा है, C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं।
ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद प्लस में ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज कर दिया मतलब इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर आता है, ठीक है। ओके, अब ये पूछेगा कि भाई क्वेश्चन को पूछ देगा कि बताइए प्रकाश संश्लेषण एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब जो हीट लेता है, वैसी अभिक्रिया जो हीट लेती है और वैसी अभिक्रिया जो हीट छोड़ती है, तो कौन है? हाँ, हीट लेने वाला है, इसको एंडोथर्मिक बोलेंगे। हिंदी हमको पता नहीं आए अच्छा, ये सब देख लेंगे, हिंदी खोज लेंगे। चलो, प्रकाश और क्लोरोफिल, ई आप याद रखिएगा, ई इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। प्रकाश अभिक्रिया तो नहीं कहते हैं कि क्या बोलते हैं, 6 पेज में देखते हैं आप बता रहे हैं। 6 नहीं, लाइट रिएक्शन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। जो रुक जाओ, हम 1 मिनट, अब हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, कैमरा मोबाइल लेके उसमें देखते हैं क्या है, ठीक है। एंडोथर्मिक का हिंदी, चलो कल मिलेंगे हम लोग, कल से 1 बजे। ऑटोट्रॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक आपका खत्म हो गया, कल से हेटेरोट्रॉपिक देख लेंगे। ये लिखना, इसमें तो कुछ लिखना नहीं है, इक्वेशन लिखना है, प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा लिख के गइएगा, ठीक है। हाँ, अपने मन से